नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आदाब। मैं मुतीउर रहमान अजीज, ग्रुप एडिटर, पैगाम मादर वतन, ऑनर, प्रोपराइटर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सोशल मीडिया में, अखबारों में, प्रिंट मीडिया में, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेजेस में ये आर्टिकल पढ़ लिया होगा, जो मैंने कल तहरीर करके तमाम अखबारों को मुल्क भर के कोने कोने में भेजा था। और बहुत खुशी की बात है कि मेरी भेजी गई हर तहरीर को, जो उर्दू, हिंदी, इंग्लिश में हुआ करता है, मुल्क भर के लगभग लगभग सैकड़ों अखबार उसे शाया करते हैं और उसे इज्जत व तौकीर की निगाह से देखते हैं। आप लोग उसकी कटिंग भी सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं देख रहे होंगे। मैंने कल एक आर्टिकल लिख करके मुल्क के लोगों को और सोचने वालों को, गौर फिक्र करने वालों को, मुल्क में अकलियतों की गिरती हुई शाख को बचाने का फिक्र करने वाले लोगों को ये बताने की कोशिश की है। जैसा कि आप लोगों ने सब्जेक्ट देख लिया होगा कि असदुद्दीन ओवैसी का कारनामा, जिसे कम लोग जानते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के बहुत से कारनामे ऐसे हैं जिसे लोग अ, मतलब उनके मास्टर माइंड होने की हैसियत से, उनकी चरफ जुबान होने की हैसियत से लोग ये समझते हैं कि ये बहुत भले शख्स है। मैंने आर्टिकल की शुरुआत की है। हैदराबाद में मुसलसल 3 बार से मेंबर पार्लियामेंट रहे असदुद्दीन ओवैसी, जिन्हें जागीर अपने वालिद सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी से वरासत में मिली है। हर शख्स अपनी पहुंच के बमौजिब अपना कारनामा अंजाम देता है। जिसकी जिस पहुंच होती है, जिसकी जैसी सोच होती है, वो अपने कौम, अपने लोगों का और अपनी कम्युनिटी का फायदा करवाता है। असदुद्दीन ओवैसी के सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी चूंकि अब मरहूम हो चुके हैं, वो अपने मालिक के हकीकी से जा मिले हैं। उनके इंतकाल के बाद बहुत से ऐसे कारनामे लोगों के सामने आए हैं, जैसे कि उनका एक बेवा के घर को कब्जा कर लेना, उनका कई एक जमीनों का कब्जा करने के बाद हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना का उनके खिलाफ लैंड ग्राइबर होने का एक ऑर्डर देना। ये बहुत सारी चीजें उनके मरहूम होने के बाद आई हैं। हैदराबाद का एक सोशल एक्टिविस्ट कहता है कि बाबरी मस्जिद को गिराने में, साठगांठ में और लोगों को मुश्ताल होने से बचाने में और लोगों को खामोश करने में कहीं ना कहीं सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी का बड़ा किरदार रहा है। बाबरी मस्जिद की जो एक कमेटी हुआ करती थी, उसके सर्वे सर्वा हुआ करते थे सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी, और उन्हीं के ऊपर ये भी इल्जाम लगा है कि हैदराबाद के चार मीनार बैंक को जिस तरह से डिमोलिश किया गया, उसको मुनहदिम किया गया, उसको बर्बाद किया गया, उसका नामो निशान मिटाया गया, सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी यानी कि असदुद्दीन ओवैसी के वालिद साहब का ही हाथ था। उसी रविश पर चलते हुए सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी के लायक फायक फर्जंद, जिन्होंने की बैरिस्ट्री की वकालत की डिग्री लेकर के गैर ममालिक से आए हैं, उनसे यह तवक्को की जा रही थी कि एक लीडर शक्ति के घर से निकलने वाले एक लीडर शक्ति हैं, जिनसे कौम को, मुल्क को बहुत बड़ा फायदा होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि भाई फायदा तो हो रहा है असदुद्दीन ओवैसी से, वो आवाज उठाता है, वो बहुत कुछ करता है, बहुत मतलब आवाज उठाता है। लेकिन मैं कहता हूं कि आवाज उठाना अगर फलाह बहबूद का जामिन होता, तो मुल्क में सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट जो अकलियतें हैं, वो भी आवाज उठा रही होती हैं। लेकिन ये दिन ब दिन दर्जा बदर्जा तरक्की करते चले जा रहे हैं। ये अकलियती जो कि बहुत कम कम कम्युनिटी में है, यहूदी हैं, ईसाई हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, ये सब कभी आवाज उठाते हुए नहीं देखे गए, काम करते हुए देखे जाते हैं। लिहाजा असदुद्दीन ओवैसी अगर सिर्फ और सिर्फ आवाज उठा करके अपनी कम्युनिटी का फलाह बहबूद करना चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उसी बात का खमियाजा है कि अगर आवाज उठाना और चीखो पुकार मचाना अगर इस बात का जामिन होता कि वो अपनी कम्युनिटी का फायदा कर रहा है, तो गधा वो सबसे मुअज़्ज़ज़ मखलूक माना जाता है, क्योंकि सबसे तेज आवाज निकालने वाला शख्स, तो सब मखलूक जो है वो गधा है। लिहाजा आवाज उठाना किसी भी तरक्की और किसी भी फलाह बहबूद का ये एक मेयार नहीं हो सकता। काम दिखाइए, काम काम कहाँ है? काम के नाम पर आपने लोगों को दबाया है, कुचला है, बर्बाद किया है, और कहते हैं कि आवाज उठाता है। और मैं ये मानता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी जिस मैदान से आते हैं, यानी कि वकालत के पेशा से, बैरिस्ट्री के पेशा से और लीडरी पेशा से, आज मुल्क की अलग अलग जेलों में हजारों लाखों की तादाद में आपकी कम्युनिटी के लोग, आपकी कम्युनिटी के नौजवान बिला किसी खता व कसूर के गिरफ्तार हैं। अगर आप अपनी कम्युनिटी का फायदा करना चाहते, तो लोगों को, उन मजलूमीन को जो जेलों में बिला किसी गुनाह और खता के जो गिरफ्तार हैं, आप एक ऐसी कमेटी का कयाम करते और उसकी क़यादत करते और लोगों को जेलों से बाहर लाते। जब तक जेल में लोग गिरफ्तार होते हैं, तब तक तो आवाज उठती नहीं।
वो लोग खासतौर से जो लीडर पेशा हैं, जिनके की एक नाम है अतीक अहमद, जो कि कत्ल कर दिए गए बेचारे अपने भाई के साथ, और इसी तरह से अफजाल अंसारी, वो बेचारे जदोकोब कर दिए गए। क्या क्या उनके साथ किया गया आप लोगों ने देखा। आज के वक्त में जो समाजवादी पार्टी के लीडर हैं आजम खान, वो बेचारे बगैर गुनाह के मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी और पता नहीं क्या क्या चोरी के इल्जाम में एक वो शख्स गिरफ्तार है जो आपकी कम्युनिटी का आज के वक्त का सर सैयद है। वो मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी बनाने के खमियाजा भुगतते हुए उनकी लीडरी की, उनकी क़यादत को निस्तो नाबूद कर दिया, और असदुद्दीन ओवैसी उन पर आवाज नहीं उठा सके, उन पर कार्रवाई नहीं कर सके। आप बैरिस्टर हैं, आप वकील हैं, वकीलों की क़यादत कर सकते हैं। अगर कुछ करना था तो आपको ये काम करना था। अगर उसके अलावा आप ये समझते हैं कि सिर्फ आवाज उठा करके अपनी कम्युनिटी को आप फलाह बहबूद के रास्ते पर गामजन करेंगे, तो ये हो नहीं सकता, और ये होने वाला है ही नहीं, क्योंकि दुनिया में आज तक आवाज उठा करके किसी की फलाह बहबूद का एक जामिन बनना, ये कहीं ना कहीं आज तक देखा नहीं गया है। उसके बरक्स अगर देखा जाए तो ऐसा शख्स जो जी इल्म है, जी शुऊर है, काबिले मुस्तनद है, उसने कई मुस्तनद किताबें पढ़ी हैं, और उसने बहुत सी किताबों की डिग्रियां हासिल की है, बहुत से वकालत की जैसी डिग्री हासिल की है, लेकिन वो अमल में बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए कुरान में एक आयत है जिसका मफहूम है कि वो गधा जिसके ऊपर बड़ी बड़ी मुस्तनद किताबों के जखीरे रख दिए जाए और उसको हाँक दिया जाए, लेकिन उसको ये नहीं पता होगा कि उसके ऊपर ईंट का ढेर है, पत्थर का ढेर है, या मिट्टी का ढेर है, या किताबों का ढेर है। लिहाजा असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर किस चीज का ढेर है, किस चीज को इसको इल्म है, उनको इल्म है, उन्होंने आज तक उसका कम अज कम फायदा कौम को नहीं पहुंचाया। हाँ, इसके बरअक्स लोगों को जेलें करवाना, लोगों को मरऊब कराना, लोगों पर एफआईआर कराना, लोगों को धमकियां दिलवाना, इन सब में असदुद्दीन ओवैसी के सैकड़ों मिसालें हैं। खास तौर से असदुद्दीन ओवैसी अपनी कम्युनिटी को दबाने के लिए अपनी कम्युनिटी के ऊपर एफआईआर कराते हैं, उनको जेलें करवाते हैं, उनकी बहुत सारी बर्बादी का जरिया बनते हैं। उसके लिए आप लोग अगर देखेंगे तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज मुल्क का सबसे वाहिद और सबसे बड़ा मिसाल है कि असदुद्दीन ओवैसी ने सबसे पहले 2008 में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में दाखिल होने के लिए, एज अ पार्टनरशिप के लिए दाखिल होने के लिए आलमा डॉक्टर नोहरा शेख, जो सीईओ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज है, उनके पास पैगाम भेजा कि हमको हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में दाखिल किया जाए, मैं पार्टनरशिप अख्तियार करना चाहता हूं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का यहां पर मकसद हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में पार्टनरी या उसमें शमूलियत उनका मकसद नहीं था। उनका मकसद ठीक उसी तरह से था जैसे कि उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक, उनके बाप दादाओं ने, उनके आबा व अजदाद ने कोऑपरेटिव बैंक में किया कि लोगों को कोऑपरेटिव बैंक में बड़े बड़े कर्ज दे करके दाखिल कर दिया। जिस तरह से कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में दाखिल किया इन्होंने, जब इनकी पार्टनरी नहीं चल सकी, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ ने इनको पार्टनरशिप में नहीं रखा, बड़े रकम लेने के लिए डॉक्टर नोहरा शेख ने उनको फटकार दिया और कहा कि नहीं, हमें नहीं चाहिए आपकी बड़ी रकम, हम अपनी मिल्कियत में इस कंपनी को आगे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि आप सूदखोर हैं, आप सूद के कारोबार करते हैं, और हमारा काम यानी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का काम वो सूद से पाक तिजारत है। लिहाजा उनको फटकार दिया गया। 2008 की बात बता रहा हूं। 2008 से 2010 तक इन्होंने इस कोशिश में, इस बात की कोशिश की कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में शमूलियत अख्तियार की जाए, लेकिन इनको उसमें शमूलियत अख्तियार करने की इजाजत नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि इनका मकसद उसमें शमूलियत अख्तियार करके पैसा कमाना, कौम को फलाह बहबूद के रास्ते पर लाना मकसद नहीं था। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को तोड़ना मकसद था। क्यों? इसलिए कि इनके बैंक, असदुद्दीन ओवैसी का बैंक जो है दारुस्सलाम, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के आने से इनके दारुस्सलाम बैंक के जो सूद का शरह नुमो होता है, सूद में अफजाइश होती है, सूद के कारोबार में जो एक तरक्की होती थी, उसमें एक रेशो में गिरावट आई थी, जिसकी वजह से असदुद्दीन ओवैसी ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में शमूलियत की दावत पेश की कि हम इसमें शामिल होना चाहते हैं, लेकिन उनका मकसद हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की बर्बादी थी। 2010 तक इन्होंने कोशिश की। 2010 से लेकर के इन्होंने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को धमकाने और उस पर गुंडों को भेजने की कोशिश की। असदुद्दीन ओवैसी के कारनामों कि एक कंपनी को हम बताना चाहते हैं, और बहुत सारे मामलात हैं। मस्जिदों को गिराना, वक्फ प्रॉपर्टीज को कब्जा करना, मुस्लिम नुमाइंदगी को कुचल करके खत्म करना। आज मुल्क में सैकड़ों ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम नुमाइंदगी बड़े अच्छे अंदाज में हुआ करती थी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने उसको कुचल दिया, अपने लोगों को वहां पर दाखिल करके अपनी हेट स्पीचेस के जरिए से। उस पर भी कभी आऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं ये कहना चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने 2010 से 2012 तक धमकियों से काम लिया, मरऊब करने की कोशिश की, और यह कहा कि यहां से अपनी
कंपनी और सदर दफ्तर हैदराबाद से लेकर के चले जाओ, तेलंगाना से कहीं दूर चले जाओ। लेकिन आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने एक बार फिर से कहा कि नहीं, मुझे ये तुम्हारी धमकी मंजूर नहीं है, अपने जूते की नोक पर तुम्हारी धमकियों को रखती हूं, डॉक्टर नोहरा शेख ने कहा, सीईओ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज। और जब ये चीज नहीं चली तो 2012 में असदुद्दीन ओवैसी ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर एक अखबार में निकले हुए इश्तेहार को बुनियाद बना करके एफआईआर कर डाला। उस एफआईआर की पादाश में उस एफआईआर के 3 मवाद थे। पहला ये कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ कहती हैं कि हमारा बिजनेस है, जबकि बिजनेस नहीं है। पहला इल्जाम इनका था। असदुद्दीन ओवैसी का दूसरा इल्जाम यह था कि ये कहती हैं कि हमारा इदारा है, हमारा मदरसा है, जबकि कोई मदरसा नहीं है। तीसरा इन्होंने इल्जाम लगाया कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट मांगा है, जबकि इनकी कंपनी कहीं से कहीं तक नजर नहीं आती। बड़ी सख्ती से जांच पड़ताल हुआ, बड़ी सख्ती से जांच पड़ताल कराई गई। दिन भर आलमा डॉक्टर नोहरा शेख और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुला करके थानों में यूं ही मरऊब करने के लिए बिठाया रखा जाता था 2012 से लेकर के 2016 तक। और नतीजे के तौर पर 2016 में असदुद्दीन ओवैसी की सख्त जांच की इंक्वायरी में असदुद्दीन ओवैसी शिकस्ते फाश से दो चार हुए। वहां से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने इस अजियत का बदला लेने के लिए असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर हितके इज्जत का मुकदमा दायर किया, 100 करोड़ रुपए। वहां से असदुद्दीन ओवैसी मजीद और बिलबिला गए। जैसे होता है कि गलत को जब उसके गलत के इफ्शा होने का शायबा होता है तो वो बौखला जाता है। असदुद्दीन ओवैसी बौखला गए और बौखलाहट में उन्होंने क्या किया कि इनकी कंपनी पर, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के अकाउंट्स पर लिमिटेशन लगा दिया और उसको जांच के नाम पर 2018 में इन्होंने बंद करवा दिया ताकि कंपनी बंद हो जाए और इस पर इंक्वायरी बिठा दी। जेल भी करा दिया आनंद फानन। एक छोटे छोटे एफआईआर पर 10,000, 5,000, 1 लाख, 2 लाख, 20 लाख ऐसे अमाउंट्स के एवज में गिरफ्तारी करा दिया गया बगैर नोटिस के असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से। उस कम्युनिटी के, जिस कम्युनिटी से ये आने का दावा करते हैं, उसी कम्युनिटी की एक बहन डॉक्टर नोहरा शेख को इन्होंने गिरफ्तार करा दिया। 2.5 साल तक गिरफ्तारी रही। इस दरमियान में इन्होंने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने यहां तक 20 साल तक अच्छी तजारत की थी। लोगों ने एफआईआर नहीं किया। जो जेन्युइन जो लोग थे, जो मुखलिस लोग थे, उन्होंने एफआईआर नहीं किया। एफआईआर उन्होंने नहीं किया जिनको असदुद्दीन ओवैसी ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में दाखिल किया था। जब उनको इशारा दिया गया कि आप एफआईआर कीजिए तो उन लोगों ने एफआईआर किया और उसी एफआईआर की पादाश में आनन फानन इस तरह से गिरफ्तार किया गया, बिना मोहलत दिए हुए। असदुद्दीन ओवैसी कारनामों के नतीजों में से एक कारनामा यह है। और उसके पीछे एक ऐसे शख्स को जो कि ब्लैकमेलर है, जो कि रेपिस्ट है, जो कि क्रिमिनल है, जिसका नाम कि शहबाज अहमद खान है, उसको एक्टिव कर दिया असदुद्दीन ओवैसी ने कि तुम इस बात का ऐलान करो कि ये कंपनी डूब गई, इस पर एफआईआर करो, इस कंपनी को डुबा दिया गया, इस पर एफआईआर करो। और एमआईएम का, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी का ये चेला शहबाज अहमद खान वो काम करता रहा। यहां तक कि गौर करने वाली बात है कि मुल्क के किसी कोने में एफआईआर की जरूरत होती थी, वह शख्स फ्लाइट से, बेरोजगार शख्स फ्लाइट से जाता, वहां पर एफआईआर करता, फ्री लीगल हेल्प देता लोगों को। डॉक्टर नोहरा शेख हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर एफआईआर करने के पादाश में एफआईआर करने के लिए। लेकिन वहां पर भी हुआ ये कि इस हरकारे को, शहबाज अहमद खान को, इस काम के लिए छोड़ा गया और उसने पूरी तरह से ये काम किया, मुकम्मल तरीके से काम किया। और उसने बरमला इस बात का इजहार किया कि एक जगह से डॉक्टर नोहरा शेख निकलेंगी, दूसरी जगह गिरफ्तार करा दिया जाएगा, दूसरी जगह निकलेंगी, तीसरी जगह एफआईआर करा के गिरफ्तार करा दिया गया। और हुआ यही कि जहां जहां पर भी असदुद्दीन ओवैसी के रसूख बेहतर थे, वहां वहां पर डॉक्टर नोहरा शेख की गिरफ्तारी हुई। आप ये देखिए, मैं गिनाता हूं, हैदराबाद यानी तेलंगाना में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में इम्तियाज जलील जिस एरिया का है यानी महाराष्ट्र में, मुंबई में जहां की इनका वारिस पठान एक वो हुआ करता था, एमएलए हुआ करता था वहां पे, पुणे में, कर्नाटका में। इस तरह से अलग अलग जगहों पर, उन जगहों पर जहां पर असदुद्दीन ओवैसी के रसूख थे, वहां पर गिरफ्तारी कराई गई। और ये बात हक साबित हुई। असदुद्दीन ओवैसी ने खुद महाराष्ट्र के इलेक्शन के दरमियान में 2019 में आकर के बरमला इस बात का इजहार किया कि मैंने ही एफआईआर करवाया था हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को तोड़ने के लिए। बौखलाया हुआ शख्स, उसने इस बात का बरमला इजहार किया। और यहीं तक नहीं, 2014 में पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी ने यह आवाज उठाई थी कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को रोका जाए, लेकिन उसका आवाज उठाना था कि उसी को फटकार पड़ी। और उसको फटकार पड़ने के साथ इसने आर्टिकल लिखा। टाइम्स ऑफ इंडिया में फुल पेज आर्टिकल छपाने का मतलब होता है लाखों करोड़ों रुपए का।
इसने छपवाया, लेकिन नतीजे के तौर पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और तरक्की करती गई और तरक्की करती गई। जब और आगे मामला तय हुआ तो अपने मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील से असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से पार्लियामेंट में आवाज उठवाया और यह कहा कि 50,000 करोड़ का जो है गबन है वगैरह वगैरह। मैंने इम्तियाज जलील को खत लिख करके बोला और यह कहा कि अगर तुम अपने असल बाप की औलाद हो, इम्तियाज जलील, अगर तुम अपने असल बाप की औलाद हो तो पहली बात इस बात का हिसाब पेश करो, और नहीं तो अगर तुम जानना चाहते हो, कौम और मुल्क जानना चाहती है, तो मैं तुम लोगों को यह बताना चाहता हूं कि आज तक की सुप्रीम कोर्ट और तमाम जांच एजेंसियों की इंक्वायरी में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज सिर्फ और सिर्फ जितने मामलात हैं वो सिर्फ और सिर्फ 5,500 करोड़ के हैं, जिसमें से कंपनी में बने हुए ज्यादातर लोग हैं, कंपनी के साथ रहने वाले ज्यादातर लोग हैं, कंपनी से विड्रॉल करने वाले ज्यादातर लोग हैं, एफआईआर करने वाले तो सिर्फ करोड़ 2 करोड़ रुपए के हैं। प्रॉपर्टीज जो अलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा की निकली है, 86 प्रॉपर्टीज निकली है, जिसमें 100 करोड़ और 1000 करोड़ से कम कीमत की कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। इम्तियाज जलील जैसे बदखुल्क बदतमीज आदमी ने पार्लियामेंट की गरिमा को बालाए ताक रखते हुए अपनी कौम की एक मुस्लिम बहन को बर्बाद करने की कोशिश करते हुए इतना गंदा बयान दिया कि आज तक इम्तियाज जलील से मेरे खत का, मेरे चैलेंज का जवाब देते हुए नहीं बना। कुल मिलाकर के ये है कि असदुद्दीन ओवैसी की ये वो कारनामे हैं जिनको कौम नहीं जानती। कौम को जानना चाहिए, उन अंध भक्तों, अंधे मुकल्लिदीन को जानना चाहिए जो उसकी बातों और उसकी चिकनी चपड़ी बातों में आ जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी को मीडिया क्यों मिलती है? असदुद्दीन ओवैसी अपने इलाके में 4 सीटें, 5 सीटें और पूरे मुल्क भर में सैकड़ों सीटें क्यों लेकर के जाता है? असदुद्दीन ओवैसी अपनी कौम, अपने बराबर की पार्टियों से टक्कर लेने के बजाय नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को ललकारता क्यों है? उससे इसको क्या फायदा होता है और भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा होता है? कौम के लोगों को, कौम के नौजवानों को सोचना होगा कि किन के शहजोरों पर, किन के किराए पर असदुद्दीन ओवैसी जगह जगह जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी अपने कौम को तो दबाने का काम करते हैं, लेकिन अपने कौम को उठाने का काम आज तक कोई दिखा दे, कोई बता दे तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आज नतीजे के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के 1,72,000 अफराद के पीछे लगभग 30-35 लाख अफराद जो रोजी रोटी पाया करते थे, जो लोग रोजगार पाते थे, जो लोग वहां से तिजारत करते थे, जो फलाह बहबूद के काम हुआ करते थे, असदुद्दीन ओवैसी के इस एक कारनामे की वजह से, इस गंदे कारनामे की वजह से, गंदी साजिश की वजह से आज वो सारी चीजें हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की रुकी हुई हैं। सैकड़ों करोड़ रुपए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज मुल्क को इनकम टैक्स दिया करती थी। तो इस बात से अंदाजा लगाइए कि फलाह बहबूद के काम सैकड़ों करोड़ रुपए के हुआ करते होंगे, हजारों और लाखों करोड़ रुपए की इनकम हुआ करती होगी जो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, लोगों में तिजारतें की जाती थी। 100 ममालिक में एक मुस्लिम बहन की, एक कौम की, एक मुल्क की बेटी की का तिजारत फैला हुआ था। उससे किसको फायदा था? मुल्क को, मुल्क के लोगों को, मुल्क के आवाम को, खासतौर से उस कम्युनिटी को जिस कम्युनिटी से डॉक्टर नोहरा शेख आती है। मेडिकल कॉलेज बनाया, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, हिंदुस्तान का सबसे आला दर्जे का 5 स्टार रैंक का मदरसा बनाया। ये सब चीजें एक मुस्लिम बहन कर रही थी। इसमें असदुद्दीन ओवैसी की का क्या नुकसान था कि उन्होंने साजिश करके पहली बात तो पूरे मुल्क में तमाम लोगों को जदोकोब किया, लोगों को निस्तो नाबूद किया, मुस्लिम लीडरशिप को बर्बाद करने का काम किया। और एक ऐसी बहन, एक ऐसी खातून जो कि मुल्क का दर्द रखती थी, कौम का दर्द रखती हैं, और आज उनको अदालती कार्रवाइयों में इस तरह उलझाया गया है कि वो 20-25 लाख लोगों की रोजी रोटी का बंदोबस्त करने वाली कंपनी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज रुकी हुई है। लिहाजा कौम इन बातों को समझे, इन बातों को जाने, इन बातों को परखे, इन बातों को पूछे, एक दूसरे लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से पूछे। मुल्क के तमाम पढ़े लिखे लोग इस असदुद्दीन ओवैसी नामी मुनाफिक की मुखालफत करते हैं और ये कहते हैं कि ये कौम के ताबूत में कील है जिसको कि निकालना बहुत जरूरी है। ये सुराख है उस किश्ती में जिस किश्ती में कौम सफर कर रही है। लिहाजा आज सोचिए कि डॉक्टर नोहरा शेख आज 5 सालों से कंपनी को रोकना पड़ा है, उनकी कंपनी को 2.5 साल तक जेल में रहना पड़ा है। आज 20-22 लाख अफराद की रोजी रोटी तंग हुई है तो उसका जिम्मेदार अकेला असदुद्दीन ओवैसी है। आज अगर मेडिकल कॉलेज खुलने से खुलते खुलते रह गया, पूरी तामीरात हो चुकी हैं, तारीखें तय होने वाली थी, लोगों को दावतनामे पहुंच चुके थे, अगर आज वो मेडिकल कॉलेज कायम दायम होता, असदुद्दीन ओवैसी के कोने पंजे ना पहुंचे हुए होते, तो कम से कम आज वो मेडिकल कॉलेज कौम के लिए, मुल्क के लिए फलाह बहबूद का जरिया बनता नहीं बनता? जरूर बनता। इसलिए ऐसे मलऊनों को, ऐसे सादुद्दीन कोपैक को पहचानिए कि ये किस तरह से कौम में, कौम की किश्ती में धीरे धीरे छेद कर रहे हैं। एक दिन ये कौम को डुबा बैठेंगे और किसी को पता भी नहीं होगा। लिहाजा इन लोगों को समझिए, इन लोगों को जानिए। मीर सादिक, मीर जाफर शबीह के कौम के गद्दार लोगों को आप लोग समझिए।
यही मेरा मकसद है, यही मेरी मंशा है। इसी चीज़ को बताने के लिए लोगों को मैंने ये आर्टिकल लिखा था, जो कि मुल्क के अलग-अलग अखबारों में शाया हुआ है। सैकड़ों की तादाद में फ़ोन दस्तयाब हुए, इसके हक़ाइक़ को पूछा गया, इसके सबूतों को माँगा गया। अगर किसी को ज़रूरत इस बात की है कि मेरी बोली गई किसी भी बात को सच्चाई और प्रूफ़ और सदाकत के लेवल पर परखना चाहता है, तो मैं उसको प्रूफ़ दूँगा, अदालती प्रूफ़ दूँगा, उसके बयानात को दूँगा, उसके तमाम तरह के शवाहिद को दूँगा, हर चीज़ को आपको प्रोवाइड कराऊँगा। किसी भी तरह से मेरी एक भी बात में अगर किसी को लग़ज़िश महसूस हो, तो उसका मेरा गिरेबान पकड़ करके मुतालबा करे कि इसका प्रूफ़ दो, और मैं अगर नहीं दे सका तो गलत साबित होऊँगा। लिहाज़ा मैं हर वो बात जो कह रहा हूँ, हर एक बात का ज़र्रे-ज़र्रे का मेरे पास प्रूफ़ है, सबूत है, और बगैर सबूत के मैं कुछ भी नहीं बोलता। इन्हीं बातों के साथ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।